Hello, dear students. Once again, I welcome you in my YouTube channel विज्ञान हर घर बने पाठशाला। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं का पाठ 7 जीवों में विविधता पूरा किया था, हमने पूरा पढ़ा था और आई होप कि आप सभी बच्चों को वो अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने उस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को क्लोज करके इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सारांश देख लेते हैं, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वर्गीकरण जीवों की विविधता को स्पष्ट करने के लिए सहायक होता है। ये डेफिनेटली विदाउट एनी फैक्ट ये ट्रू है, क्योंकि आपको पता है जीवों में अगर आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है, विविधता करनी है, तो वो आप सिर्फ जीवों का वर्गीकरण करके ही कर सकते हैं, ग्रुपिंग करके ही कर सकते हैं, अदरवाइज उनमें विविधता करना मुश्किल होता है। तो वर्गीकरण जीवों में विविधता करने के लिए सहायक होता है, ये हमने पढ़ा। साथ में हमने पढ़ा कि जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है और इन वर्गों में विभाजित करने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया है। नंबर 1, कोशिकीय संरचना, यानी प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं और यूकैरियोटिक कौन होते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये दोनों रिलेटेड है आपके केंद्र के सेल मेम्ब्रेन में, केंद्र की जो झिल्ली होती है उससे रिलेटेड। तो इस प्रकार जो है कोशिकीय संरचना के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। नंबर 2, जीव का शरीर, यानी वो क्या यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, या एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, तो इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है, उनके वर्गीकरण का ध्यान रखा गया। और क्या जीव जो है उनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वह कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। ठीक है, तो उस बात की यानी संरचना जटिल है, तो ये बात का भी ध्यान रखा गया जब इनका वर्गीकरण करा गया। तीसरा बात, कोशिका भित्ति की उपस्थिति है या नहीं, क्या वे स्वपोषी हैं या विषमपोषी हैं, तो इन बातों का ध्यान रखा गया जब हमने इसका पढ़ा। यानी जब जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया, 5 वर्गीकृत कौन कौन थे आपके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इस आधार पर जीवों को 5 जगत में बांटा गया, वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। राइट, फिर जीवों का वर्गीकरण उनके विकास से संबंधित कैसे, ये भी हमने पढ़ा, यानी जीवों का वर्गीकरण जैव विकास के साथ बिल्कुल रिलेटेड है, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद प्लांटी और एनिमिलिया किंगडम को हमने पूरी डिटेल में पढ़ा, उनकी शारीरिक जटिलता के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है, वो भी हमने पढ़ा। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा हमने, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो आपका पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यानी जो प्लांटी किंगडम है उसको 5 भागों में डिवाइड किया गया था। पहले था शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नो एंड एंजियो, इनका नाम से ही पता लगता है कि स्पर्म मीन्स बीज, जिम्नो मीन्स और एंजियो मीन्स जिम्नोस्पर्म, जिनके जो बीज होते हैं वो खुले होते हैं विदाउट एनी कवरिंग, और जो एंजियो मतलब वो कवर्ड होते हैं उसके फ्रूट से। तो इसके पास इस प्रकार जो है पौधों को भी बांटा गया। फिर हमने पढ़ा जंतुओं को 10 फाइलों में बांटा गया। ठीक है, पोरिफेरा, सिलिंटेट्रा, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोपॉडेटा एंड लास्ट कॉर्डेटा। ठीक है, या उसको बोला जाता है कशेरुकी, वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जो है वो जो आपका है उसके अंदर जो है फिर फर्दर 5 जीव हैं जो आपके हमने पढ़े, यानी जैसे आपका फिश है, मछली है। ठीक है, और आपके जो दुग्ध देने वाले हैं, बच्चे देने वाले हैं, हमने सब पढ़े वो, इस प्रकार हमने ये चीज़ पढ़ी। फिर द्विपद नामपत्ति जीवों की सही पहचान करती है, ये भी हमने पढ़ा। द्विपद नामपत्ति यानी बाइलेटरल, जो हम 2 नाम देते हैं, यानी साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम, उसमें पहला नाम जो है जीनस और दूसरा नाम स्पीसीज होता है। जो साइंटिफिक नाम देते हैं हम किसी भी चीज़ का, वो पहला नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज। अब ये जो नामकरण की पद्धति थी, तो इसमें एक समस्या थी कि क्या विश्व में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो फिर नाम की पहचान कैसे की जाएगी, सभी अपनी भाषाओं में बोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यह किया गया कि एक साइंटिफिक नाम दिया गया और जिसको सभी भाषाओं में उसी तरह प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो उसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्नों की बारी आती है। ठीक है,
चलिए इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। आप बच्चे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, जीवों में वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। पहला है, जीवों में वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। तो जीवों के वर्गीकरण के लाभ क्या क्या। नंबर 1, विविध जीवों के अध्ययन को सरल और आसान बनाना। तो पहला जो इसका लाभ है, अनेक प्रकार के जीवों के अध्ययन को, मैंने आपको शुरू में उत्तर दिया था कि अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो जीवों को आसानी से समझ सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, यानी उनका अध्ययन कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो पहला है, अनेक प्रकार के जीवों की स्टडी को, अध्ययन को बिल्कुल सरल तरह से करना। दूसरा, जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध स्थापित करना। तो अनेक प्रकार जो जीवों के समूह हैं उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या उनके बीच इंटरकनेक्शंस हैं, वो हमने इस वर्गीकरण के द्वारा स्थापित किया। तो ये इसका फ़ायदा है। तीसरा, जीवों के क्रमिक विकास को समझने में सहायता करना, यानी जो इनका सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट होती है जीवों की, उसको समझने के लिए भी हमारा वर्गीकरण बहुत आवश्यक था। तो वर्गीकरण के ये 3 फायदे हुए, जीवों के अध्ययन को आसान करना, उनके बीच इंटरकनेक्शन को समझना और उनके क्रमिक विकास के लिए हमें सहायता मिलती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए 2 लक्षणों से आप किस लक्षण को चुनेंगे। ठीक है, तो जो वर्गीकरण में हमने पद का अनुक्रम किया, उनका हमने निर्धारण करने के लिए कोई 2 लक्षणों का निर्माण करते हैं, चयन करते हैं। वो 2 लक्षण हैं कौन कौन से। देखिए, नंबर 1, कोशिका में केंद्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति होना। ठीक है, कोशिका में केंद्र की अगर केंद्रक है या नहीं है, तो उसके आधार पर हमने क्या किया, उनका वर्गीकरण यानी पदानुक्रम किया। दूसरा, कि एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, यानी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, इसका भी हमने बेस मान के इनका पदानुक्रमण किया, पदानुक्रम। ठीक है, ये 2 जो तथ्य हैं, ये 2 जो बेसिस हैं, ये आपके जरूरी हैं वर्गीकरण में पदानुक्रम निर्धारण के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोलता है कि जीवों के 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या करो। तो अब हमने जीवों के 5 जगत किए थे, पढ़े थे। जो हमारे जॉर्ज व्हिटेकर साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो इन जगत में या इन किंगडम्स में बांटने का क्या मुख्य आधार थे। नंबर 1, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका, या तो आइदर प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, तो दोनों को हम इकट्ठा नहीं रखते, इसलिए ग्रुपों का डिवाइजन या किंगडम का विभाजन करना आवश्यक था। ठीक है, एक तो बेस ये हो गया। दूसरा बेस क्या था कि जीव जो है सिंगुलर है यानी यूनिसेलुलर है और कुछ मल्टी सेलुलर है, तो दोनों को ही हम एक इकट्ठे नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए इनका विभाजन करना या इनको किंगडम में या जगत में रखना जरूरी था। तो दूसरा बेस ये हो गया। तीसरा बेस, कोशिका भित्ति, कि सभी जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, किसी जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है और किसी में नहीं होती है। तो इसके आधार पर भी हमने इसको बेस माना कि जिन जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है उनको एक अलग किंगडम में रखा जाए और जिनमें नहीं पाई जाती है उनको अलग किंगडम में। तो इस प्रकार ये भी एक इसका बेस रहा। चौथा, पोषण का तरीका, यानी कुछ जीव जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको हम स्वपोषी कहते हैं, और कुछ जीव जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको बोलते हैं हम परपोषी जीव। तो इस प्रकार भोजन की प्रक्रिया, आहार की प्रक्रिया या पोषण की प्रक्रिया के आधार पर भी हम जीवों को इकट्ठे नहीं समझ सकते थे, इसलिए इनको हम अलग अलग करना आवश्यक था। तो हमने फिर जो जीव स्वयं पोषी थे उनको किसी अलग किंगडम में डाला, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते थे, किसी दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर थे, उनको हमने अलग किंगडम में डाला। तो ये जो बेसिस है, ये चौथा बेस माना गया जीवों को किंगडम्स में या जगत में विभाजित करने का। और लास्ट जो किंगडम माना गया, इसका बेस जो है डिवीजन का, वो था शारीरिक विकास का स्तर, यानी उनके फिजिकल डेवलपमेंट की जो लेवल थी वो,
किस लेवल तक वो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं उसके ऊपर। यानी कोई जो है छोटे आकार में है, कोई बहुत बड़े आकार के हो जाते हैं और कोई जो है बीच के रहते हैं। तो इस प्रकार सारे आकार जो एक समान होते हैं तो उनको हम एक समूह में डालते हैं। तो सबके आकार अलग अलग थे, इसलिए हमें इनको भी ग्रुपों में या समूह में या किंगडम्स में डिवाइड करना पड़ा। तो ये थे 5 आधार हमारे 5 जगत में जीवों को बांटने के। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है, पादप जगत के प्रमुख वर्ग कौन है और इस वर्गीकरण का क्या आधार है। तो मैंने आपको पहले ये पादप जगत पूरा पढ़ाया है, आपको मैंने बताया था। पहला आपका था क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी कौन से हुए, वैसे जो आपके क्या होते थे, जैसे उसमें आता थैलोफाइटा आता था, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ये आपके क्रिप्टोगेमी आते हैं। उसके बाद तो जो पादप जगत के प्रमुख वर्ग हैं उनके वर्गीकरण का आधार था, पादप को हमने मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा था। नंबर 1 क्रिप्टोगेमी, नंबर 2 फेनेरोगेमी। तो जो क्रिप्टोगेमी थे मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था कि वैसे पौधे जिनमें जो है बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती, यानी जो बीज उत्पन्न नहीं कर सकते वे पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगेमी। तो इसके अंदर आते थे हमारे 3 वर्ग, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये हमने पढ़े थे। ठीक है, और दूसरे थे हमारे फेनेरोगेमी। जो फेनेरोगेमी या फेनेरोगेमी है वो आपके बीज उत्पन्न करते हैं। आपको पता है ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं वो आते हैं आपके फेनेरोगेमी में, जिसमें जिम्नोस्पर्म्स है और एंजियोस्पर्म है। अब जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं और एंजियोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नगन, खुला, और स्पर्म का मतलब बीज। तो जिनके जो बीज होते हैं वो विदाउट कवरिंग होते हैं, उनके बाहर फल नहीं होता है, खुल जाते हैं। जैसे आपकी कष्टी होती है चील की, चील का पेड़ देखा है, कष्टी लगती है ना, उसके बीज खुल जाते हैं, अपने आप निकल जाते हैं, वो होते हैं जिम्नोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिनके जो बीज होते हैं वो बाहर से फल से ढके होते हैं। ये आपके जितने भी पेड़ आते हैं जिनके बीज होते हैं, सेब है, सेब का पेड़ जो है ऊपर से फल होता है, अंदर जो बीज होते हैं, तो वो आते हैं एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, ये हमारे मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया था पादप वर्ग को। ठीक है, अब ये किस आधार पे बांटे गए थे, इसका आधार क्या था देखिए। नंबर 1, पौधों में स्पष्ट जड़, तना और पत्ते आदि है या नहीं है। तो इसका बेस माना गया कि जिन पौधों में, यानी पौधों में जड़ें भी हैं, तना है, पत्ते हैं या नहीं है, तो इस आधार पे इनको बांटा गया। दूसरा आधार क्या था, पौधे जल भोजन पदार्थों का स्थानांतरण और भंडारण कैसे करते हैं, यानी वो करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो एक बेस माना गया पौधों को 2 वर्गों में बांटने का। तीसरा क्या बेस माना गया, पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता है या नहीं, जो मैंने आपको ऊपर बताया क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी। तो बीज करने की क्षमता वालों को हमने क्रिप्टोगेमी में डाल दिया, जो जिनकी क्षमता नहीं थी वो हमने जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं थी उनको हमने क्रिप्टोगेमी में डाला, और जिनकी उत्पन्न करने की क्षमता थी बीज, उनको मैं फेनेरोगेमी में डाला। उसके बाद अलग जो है हमने बीज नग्न है या फल के अंदर है, ये हमने आधार माना। तो उसके अंतर्गत 2 थे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नो मीन जो बीज नग्न है वो, एंजियोस्पर्म जो फल के अंदर है वो। तो ये था पादप जगत के प्रमुख 2 वर्ग और उनको 2 वर्गों में बांटने का आधार। तो आई होप कि प्रश्न नंबर 4 यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज what is the basic difference between the animals as well as plants division। या आप एक दूसरे पूछते हैं कि जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। तो उनका मूल अंतर क्या है वो हमने बताना है। उसका उत्तर क्या रहेगा, उनका जो मूल अंतर है वो आपका उपास्थि अवयव, भोजन, जल का संबंध, उत्तक यानी संबंध होते हैं, जाइलम फ्लोएम, वो बीज हैं या नहीं है, या बीज नंग है, ढके हुए हैं, जो मैंने पिछले प्रश्न में बताया वो। तो ये है आधार, यानी पौधों के वर्गीकरण का आधार हमने पढ़ा कि उनमें उपास्थि अवयव है, भोजन और जल का संवहन करने वाले उत्तक हैं या नहीं है, बीज हैं या नहीं है, अगर बीज हैं तो नग्न हैं या खुले हैं। तो ये इनके आधार थे। जबकि जंतुओं के आधार पर विभाजित करने का ये तरीका नहीं था, उनको इस आधार पर विभाजित नहीं किया जा सकता था। तो जंतु को जो विभाजित किया गया वो उनकी शारीरिक बनावट और उनके अंगों के विकास के ऊपर विभाजित किया गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, प्रश्न नंबर 6, लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। वर्टिब्रेटा जो हमने
एनिमेलिया जो हमने जगत पढ़ा उसका जो अंतिम भाग था वो था वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा जो यह कशेरुक प्राणी होते हैं जिनके अंदर बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो उसको विभिन्न वर्गों में बांटने का क्या आधार था वो हमने बताना है। क्यों नहीं हमने सभी रीढ़धारियों को या मेरुदंड वाले प्राणी को एक ही ग्रुप में रखा, हमने क्यों फर्दर उनको 5 भागों में डाला? तो उसका कारण क्या था कि इनकी शरीर की बनावट, जितने भी प्राणी हैं उनकी सबकी बनावट एक समान नहीं थी। हमने पढ़ा कोई जो है भुजाओं वाले थे, कोई आपके किसी की जो है हृदय की कक्षा 2 और 4 है, यानी किसी जानवर की हृदय में 2 कक्ष हैं, किसी में 3 है, किसी में 4 है। कोई सीधे बच्चे पैदा करते हैं तो कोई अंडे देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये विभिन्न प्रकार के आधार थे। और एक और था कि पक्षी जो है, कुछ पक्षी या जानवर जो है स्तनधारी थे जो बच्चों को दूध पिलाते थे और कुछ नहीं पिलाते थे। तो ये जो बेस थे ये थे हमारे जंतुओं को विभाजित करने के आधार। तो जिनके जो है हृदय में 2 कोष होते हैं जैसे मछली, ठीक है, और स्थलचर जो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ को छोड़ के जो आपका मेंढक वगैरह होते हैं वो 3 कक्ष वाले होते हैं। परंतु पक्षी और स्तनधारी जो आपके पक्षी हैं और मनुष्य हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं उनमें 4 कक्ष होते हैं। तो इस प्रकार जो है आपका प्रश्न नंबर 6 भी पूरा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने पार्ट 6 जो पूरा किया और उसके अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर भी किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये अच्छी तरह समझ आए होंगे और आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप इस चैप्टर को भी समझ पाएंगे और अभ्यास के प्रश्न भी समझ पाएंगे। तो मैं आप सभी को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बच्चों को, आप सभी बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और जो मैं समझाता हूँ वो समझ नहीं पाते। फिर इसके रिलेटेड जो आपके मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको सॉल्व कर नहीं पाते, आप मेरे से पूछते हो कि जी ये समझ नहीं आया। तो बच्चों ये तभी समझ आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, सुनेंगे, और जहाँ नहीं समझ आएगा वहाँ पर पॉज कर सकते हैं या इसको रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो और ऑल दिस वीडियो केयरफुली एंड pause wherever you need and rewind if you need. Then if you not understand the material or the topic, then you can ask me, right? तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे से आप वीडियो अच्छी तरह देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।